हेलो गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी सोशल साइंस का क्लास 10th का पूरा सिलेबस, वो भी लेटेस्ट 2026 से 27 का। ठीक है, तो ये है आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट कोड है आपका 087 क्लास 10 2026 से 27 का लेटेस्ट आपका है ये। तो पहले हम देखेंगे कौन सी यूनिट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पहला आपका सेक्शन है आपका पहला इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको कुछ मार्किंग्स करनी है मैप्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सब आपका कितना होगा 18+2 मैप पॉइंटिंग। तो ये आपके मार्क्स के हो गए 18+2, मतलब कि 20 मार्क्स का। सेकंड आपकी लिवलीहुड्स एंड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। तो इसके अंदर क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट्स इंटरनली assessed फॉर 5 मार्क्स, सब टॉपिक्स 2 to 4.4 द 19th सेंचुरी। ये सब आपको दिया हुआ है, ये आपका आने वाला है। ठीक है, और आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है चैप्टर नंबर 4th, और 5th चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसकी यूनिट का नाम क्या है, एवरीडे लाइफ एंड कल्चर एंड पॉलिटिक्स के अंडर आपकी जो चैप्टर है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये सब था आपका हिस्ट्री के लिए। अब हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का, जियोग्राफी या फिर कंटेम्प्रेरी भी कहते हैं इसको। तो पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब कि इस चैप्टर से आपके सिर्फ मैप का ही हिस्सा आएगा। ठीक है, टोटल आपका हो गया 17+3 मैप पॉइंटिंग, मतलब कि 3 मैप पॉइंटिंग आएंगी। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल साइंस। तो इसके अंदर कौन से चैप्टर था, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये टोटल 20 मार्क्स का है। ठीक है, देन आता है इकोनॉमिक्स वाला। तो फिर इसके अंदर है डेवलपमेंट पहला चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी टू बी evaluated in the board examination, what is globalization and factors that have enabled globalization। मतलब बेसिकली वो ये पूछेंगे क्या ग्लोबलाइजेशन होता है और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, नहीं मतलब फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये भी 20 नंबर का है। ठीक है, अब इंटरडिसिप्लिनरी project as part of multiple assessment internally exist for 5 marks, production across the countries, Chinese toys in India, ये सब टॉपिक आएंगे आपके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर 5th चैप्टर कंज्यूमर राइट्स, इसके अंदर सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड ही आएगा, वैसे नहीं आएगा। ठीक है, फिर अब अगर हम सिलेबस को इन डिटेल देखें तो फिर वो क्या है, पहला चैप्टर था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके अंदर इन्फर हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन कंट्रीज इन मेकिंग ऑफ अ नेशन स्टेट, कॉम्प्रीहेंड द नेचर ऑफ द diverse social movements of the time, analyze and infer evolution of the idea of nationalism which led to the formation of nation states, Europe and elsewhere, evaluate the reasons which led to First World War। Second chapter is nationalism in India। पहले nationalism in Europe पढ़ा, फिर उसके बाद in India। The students will be able to, इसके उससे आपको क्या क्या समझ आ जाना चाहिए, illustrate various facets of nationalistic movements that ushered in the sense of collective belonging, evaluate the effectiveness of the strategies applied by Gandhiji and other leaders in movements organized by him, summarize the effects of the First World War that triggered the two defining movements, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। फिर आता है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके अंदर कौन से टॉपिक्स है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी,
द इंटर वॉर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा भी पढ़ना है, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी क्या है विद चैप्टर 7 ऑफ जियोग्राफी, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इनसे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट करना है। फिर इन चैप्टरों से आपको समझ में क्या आना चाहिए, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू समराइज द चेंजेस दैट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। Enumerate the destructive impact of colonization on the livelihoods of colonized people. colonized people वो होता है जैसे ब्रिटिश ने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया था, जैसे हमें अपना स्लेव बना लिया था, तो उनको हम कॉलोनी कहते हैं। अगर जैसे हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी क्यों थे, क्योंकि उन्होंने हमें अपना स्लेव बना लिया था। तो अगर कोई किसी के ऐसे स्लेव बन जाते हैं तो वो लोग अपनी कॉलोनी उसको ऐसे कहने लग जाते हैं। तो फिर वो कहना चाहते हैं कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, जैसे हम लोग जो हम स्लेव बने हुए थे इन द ब्रिटिश टाइम, तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट था, ठीक है। हमारे ऊपर कॉलोनाइजेशन का मतलब गुलामी का क्या इम्पैक्ट था, ठीक है। फिर आता है चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। enumerate economic, political and social features of प्री एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले का क्या इम्पैक्ट था और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद का क्या इम्पैक्ट था। ये सारे इम्पैक्ट हमें आने चाहिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सारे फीचर्स आने चाहिए, ठीक है। और हमें स्पेसिफिक फोकस करना है, एनालाइज एंड इन्फर हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्टेड कॉलोनीज विद स्पेसिफिक फोकस ऑन इंडिया। हमें इंडिया पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि नेशनलाइजेशन हमारा मतलब इंडिया पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर भी मतलब हमें क्या पता लगाना है, क्या लर्निंग आउटकम्स है। एन्यूमरेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट फ्रॉम इट्स बिगनिंग, कि मतलब कैसे स्टार्टिंग से बिल्कुल बताना है, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल हमें सब पता होना चाहिए। इन ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप एंड इंडिया, कि ईस्ट एशिया से शुरू होकर कैसे वो यूरोप और इंडिया तक फैला। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट दी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट वर्सेस प्रिंट टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे और प्रिंट टेक्नोलॉजी लिखते थे, उन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा था, कौन सा जैसे बुरा था। मतलब बुरा तो कोई भी नहीं था, लेकिन कौन सा जैसे कंपेयर नहीं करते हैं कि भाई इसके ये बेनिफिट्स है, इसके ये बेनिफिट है, इसके ये डीमेरिट्स है, इसके ये डीमेरिट्स है, ठीक है। समराइज़ करना है रोल ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट भी हमें बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद जियोग्राफी को अगर हम इन डिटेल देखें कि क्या क्या पढ़ना है, इसके लर्निंग आउटकम्स पहले वाले चैप्टर के क्या हैं। एन्यूमरेट हाउ दी स्टूडेंट रिसोर्सेज आर interdependent, justify how planning is essential in judicious utilization of resources and the need to develop them in India. For the rationale for development of resources, ये सब आप पढ़ लेना, देखिए ये सब आप पढ़ लेना। इनके अंदर बस लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं, जो इनके अंदर लर्निंग आउटकम्स में लिखा है कि ये तुम्हें समझ आना चाहिए, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इन दी पेपर। तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है लर्निंग आउटकम वाला, क्योंकि यही आपको जैसे डायरेक्ट पेपर में मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि आपने पढ़े नहीं हुए है चैप्टर, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। पहले आप क्या कीजिएगा, एक समरी वीडियो देखिएगा सारे के सारे चैप्टर्स की, उसके बाद इन टॉपिक्स को पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। सो ये है हमारा सोशल साइंस का सिलेबस ऑफ 2026 to 2027. So if you like the video, so please like, share, comment and subscribe, and bye guys.